नमस्कार दोस्तों। तो जब से जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस की जो डेट हैं वो अनाउंस हुई हैं और उसमें सारी पार्टियां जो हैं अपने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल रही हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के बाद, लेकिन इंपॉर्टेंटली इस इलेक्शंस की जब से डेट घोषित की गई हैं तब से टेररिस्ट अटैक जो हैं जम्मू कश्मीर में, जो आप पिछले कई महीनों से देख रहे हो चल ही रहे हैं, वो और ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो चुके हैं। और अभी उसी कड़ी में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है बारामूला के अंदर में। अब देखिए, यही जो एरियाज़ हैं, जो बारामूला हो गया, बडगाम हो गया, पुलवामा हो गया, ये जो एरियाज़ हैं जहाँ पर टेररिस्टों की छुपे होने की खबर हमेशा मिलती रहती है और इसीलिए वहाँ पर आपको आर्मी एक्शन भी दिखाई देता है। तो बारामूला में एक बड़ा आर्मी एक्शन हुआ है जहाँ पर आर्मी और टेररिस्ट के बीच में गन फाइट हुई है और उस गन फाइट में हमारी आर्मी ने 2 टेररिस्ट को मार गिराया है उस पूरे एरिया में। अब ये जो पूरी गन फाइट है ये 13 सितंबर की रात और 14 सितंबर तक चली। अभी भी ऑपरेशन वहाँ पर जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। तो बारामूला में 2 टेररिस्ट को वहाँ पर मार गिराया। जो एग्जैक्ट एरिया है बारामूला का वो चाक टप्पर करेरी एरिया है। अब ये चाक टप्पर करेरी एरिया में इंफॉर्मेशन मिली थी आर्मी को अपने सोर्सेज से कि यहाँ पर कुछ टेररिस्ट जो हैं वो एक घर में छिपे हुए हैं और वहाँ पर जाकर के आर्मी ने अपना ऑपरेशन किया। अब इस पूरे टेररिस्ट अटैक को आपको इलेक्शन से जोड़ करके देखना है। देखिए, इन टेररिस्ट का एजेंडा एक्चुअल में है क्या, इनका जो पूरा प्रोपोगेंडा चलता है वो इसी बेस पे ही चलता ही है। देखिए, अब इलेक्शन से प्रॉब्लम क्या है इनको, और आप देखो कि लोकसभा चुनावों से पहले ये टेररिस्ट अटैक शुरू हुए। ये लोगों में एक डर पैदा करना चाहते थे ताकि लोग जो है वो वोटर टर्नआउट ना हो, लोग वोट देने जाएं ना। तो उससे क्या होगा कि रिप्रेजेंटेशन लोगों का नहीं होगा, और जब लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो वहाँ तक पहुँचेंगी नहीं। सरकार जब बनेगी नहीं तो बेसिक ज़रूरतें पहुँचेंगी नहीं। अब इलेक्शन से प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्शंस होंगे, लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा, लोगों का एक नेता चुना जाएगा, उस नेता को लोग अपनी परेशानियां बताएंगे, फिर वो नेता आगे परेशानियां बताएगा। बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की सुविधाएं जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगी। इन सारी चीज़ों से होगा क्या, जब ये सारी बेसिक सुविधाएं, यूथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ये तमाम चीज़ें बनेंगी, डेवलपमेंट होगा, उससे प्रॉब्लम इन लोग को हो जाएगी, इन सारे टेररिस्ट को और या इनके आकाओं को जो उसी के बेसिस पर प्रोपोगेंडा चलाते हैं। लोगों का जो गुस्सा है वो सरकार के प्रति ख़त्म हो जाएगा, और जब लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये उनको बरगला नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या रहती है, और इसी वजह से इन टेररिस्ट जो हैं ये चाहते ही नहीं है कि इलेक्शंस प्रॉपर तरीके से हो पाएँ। ये चाहते हैं कि डर का माहौल रहे, लोग अपने घरों से बाहर ही ना निकलें वोट देने के लिए। और आप देखो, हिस्ट्री रही है जम्मू कश्मीर की, जब भी इलेक्शंस का टाइम आता है वहाँ पर इस तरीके की घटनाएँ बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं, क्योंकि इन टेररिस्ट का एजेंडा ही यही होता है कि लोगों में एक डर पैदा किया जा सके ताकि लोग वोट देना ना जा पाएं। और ये इलेक्शंस तो और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस इलेक्शंस की, क्योंकि अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। और इसीलिए टेररिस्ट जो है इन्होंने अपने अटैक्स को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया है। अब बताया ये जा रहा है कि अभी भी सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है और 2 से 3 टेररिस्ट और भी उसी बारामूला के एरिया में छिपे हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन इसीलिए चलाया जा रहा है। ये तो हो गई अच्छी खबर। बुरी खबर ये है कि अभी जब ये बारामूला का ऑपरेशन एक तरफ चल रहा था, दूसरी तरफ किश्तवाड़ में भी टेररिस्ट ने हमारे आर्मी के सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर दिया, और उसमें हमारे 2 सोल्जर्स आर्मी के जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं उस पूरे अटैक में। इसकी जानकारी आई, किश्तवाड़ में ये हुआ है। और किश्तवाड़ में जो ये वाला जो अटैक किया है टेररिस्ट ने हमारे आर्मी सोल्जर्स पर, जिसमें हमारे 2 सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सी, किश्तवाड़ यहाँ पर है, मैप में आपको दिखाई दे रहा है, और नीचे इसके डोडा है। इस पूरे मैप में अगर आप देखोगे तो टेररिस्ट की जो हाइड आउट वाली प्लेसेस हैं, जैसे ये बारामूला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो कि कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद उसके बगल में आपको बडगाम दिखाई दे रहा है, पुलवामा दिखाई दे रहा है, अनंतनाग दिखाई दे रहा है। ये लाइन से जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स रहते हैं, और ये यहाँ पर छिपा करते हैं टेररिस्ट। और जो ये अटैक अभी पिछले कुछ महीनों से अपना अटैक का एरिया जो इन्होंने बनाया है वो जम्मू वाले रीजन को बनाया, जो कि नीचे है। नीचे आपको यहाँ पर जम्मू दिखाई दे रहा है, जम्मू सिटी, उसके बगल में सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी, ये सब जो एरियाज़ हैं यहाँ पर ठीक ठाक हिंदू पॉपुलेशन है। तो वहाँ पर ये टेररिस्ट लगातार अपने अटैक्स इस बार इन्होंने किया है, इंटेंसिफाई किया है। अब इम्पॉर्टेंट ये वाला अटैक क्यों है, किश्तवाड़ वाला, जहाँ पर हमारे 2 सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इसी के बगल का जो आपको डोडा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, यहाँ डोडा के अंदर में आज पीएम नरेंद्र मोदी जी की रैली है, और ये पिछले 42 सालों के बाद पहली बार इस एरिया में ये रैली हो रही है प्रधानमंत्री की। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इलेक्शंस को देखते हुए वो रैली रखी गई है। तो इस पूरे एरिया में यानी कि डोडा और
और किश्तवाड़ में ज़बरदस्त सिक्योरिटी है, और उस सिक्योरिटी के बीच में ऐसा अगर अटैक हो पा रहा है तो आप समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन है जम्मू एंड कश्मीर में। अब इलेक्शंस पर आते हैं और इस पूरे अटैक को इलेक्शन से जोड़ करके देखते हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस, और ये इलेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं कई सारे लिहाज से। देखिए, पहली चीज़ तो जम्मू कश्मीर की जो अपनी प्रमुख पार्टियां हैं, यानी कि महबूबा मुफ्ती की एक पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीडीपी, और दूसरी बड़ी पार्टी है वहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की है। तो इन दोनों के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट ये इलेक्शंस इस वजह से भी हैं क्योंकि ये वहाँ की प्रमुख पार्टियां, और इनका रेलेवेंस धीरे धीरे विद टाइम ख़त्म हो गया है क्योंकि इनके अपोजिशन में बहुत सारे लोग खड़े हो गए। जैसे आपने गुलाम नबी आज़ाद का नाम सुना होगा, जो कि पहले कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। उसके बाद एक अपनी पार्टी करके एक पार्टी जम्मू कश्मीर में खड़ी हो गई जो बहुत स्ट्रांग हो गई। इस तरीके से कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत स्ट्रांग वहाँ पर खड़े हो गए। तो इन पार्टीज़ का, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का रेलेवेंस वहाँ पर ख़त्म हो गया है, और वो रेलेवेंस ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा में महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से लड़ रही थी और अपना खुद का इलेक्शन हार जाती हैं। उमर अब्दुल्ला अपना खुद का इलेक्शन हार जाते हैं। ये दोनों बड़े लीडर, चीफ मिनिस्टर रहे हुए लीडर्स अपना खुद का इलेक्शन हार गए, तो आप समझ लो कि कितनी रेलेवेंस इनकी पार्टी की बची है। तो इनके लिए ये इलेक्शन बहुत ज़रूरी है अपनी पार्टी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये इलेक्शंस यूनियन टेरिटरी के पहले इलेक्शन है। अब आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो 5 अगस्त 2019 को चला गया था, और उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर इज एन यूनियन टेरिटरी, और इसीलिए ये यूनियन टेरिटरी का पहला चुनाव है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तीसरी जो सबसे ज़रूरी बात है इस पूरे इलेक्शन की वो ये है कि इस इलेक्शन में पहली बार बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी कि जम्मू कश्मीर की सारी सीटों पर। पहले जो बीजेपी चुनाव लड़ा करती थी वो या तो वो पीडीपी के साथ ज़्यादातर अलायंस में चुनाव लड़ा करती थी और मोस्ट ऑफ द सीट्स उसमें पीडीपी को चली जाती थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी इंडिपेंडेंटली सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में। बाकायदे मैनिफेस्टो वगैरह सब रिलीज़ किए हैं, और लगातार वहाँ पर आपको जितने बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं वो आपको जम्मू कश्मीर में रैली करते हुए नजर आएंगे। तो ये 3 लिहाज से ये इलेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अब आप देखोगे ना कि नीचे के जो जम्मू का रीजन है पूरा, ये रजौरी, रियासी, ये डोडा, रामबान, उधमपुर, कठुआ, सांबा, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये क्योंकि एक ठीक ठाक हिंदू पॉपुलेशन इन पूरे रीजन्स में रहती है, तो बहुत चांसेस हैं कि बीजेपी यहाँ से ढेर सारी सीट्स निकाल करके लेके आ पाएगी। और इस वजह से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो दोनों का रेलेवेंस और कम हो जाएगा अगर बीजेपी सेंधमारी करने में सक्सेसफुल होती है जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है, कांग्रेस यहाँ पर इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के साथ वो उन्होंने अपना एक अलायंस बना लिया है। अब अगर आप इन पार्टीज़ का मैनिफेस्टो देखोगे तो आपको इनकी प्रायोरिटीज़ बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी कि ये चाहते क्या हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस या जितनी भी जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टीज़ हैं जो लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं, उन सब का अगर आप इलेक्शन मैनिफेस्टो उठा करके देखोगे तो लगभग सेम बात कही हुई है, आइडेंटिकल उनका मैनिफेस्टो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो दिखाता हूँ, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की पार्टी का मैनिफेस्टो है, जहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हम अपने स्टेट का पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस को रिस्टोर करने के लिए काम करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है। अब ये किस पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं? वही जो आप सही समझ रहे हो, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, जो कि फारूक अब्दुल्ला हमेशा बोलते हुए आए हैं कि हम रिस्टोर करेंगे, हम वापस लेके आएंगे। यही फारूक अब्दुल्ला एक टाइम पर बोला करते थे कि जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है, जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद है, तब तक कोई आर्टिकल 370 ले नहीं सकता, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया नहीं जा सकता। यही फारूक अब्दुल्ला बोला करते थे। अब वो इसको रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। क्यों चाहते हैं ये लोग स्टेटहुड? सिंपल सी बात है, यूनियन टेरिटरी जो होता है वो पूरी तरीके से सेंटर के कंट्रोल में होता है, क्योंकि वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास स्वीपिंग पावर्स होती हैं। इस वजह से इनकी जो सरकार है उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होंगी, पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं होगी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए चाहते हैं कि स्टेटहुड वहाँ पर
दोबारा से रिस्टोर हो। तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पहले पॉइंट पर ही ये लीगल स्टेटस और पॉलिटिकल स्टेटस के बारे में लिख दिया है। उसके बाद इसी में आप आगे जाओगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है इंकरेज डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये पहला पॉइंट है इनके पूरे मैनिफेस्टो का, उसी में ये सारे पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डायलॉग्स को इंकरेज कराना चाहते हैं। अब ये जवाब आप खुद ही दे लीजिएगा या कमेंट में बताइएगा कि इतने टेररिस्ट अटैक के बाद, जहां पर हमारे इतने सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हुए, उन टेररिस्ट अटैक्स के बाद क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डायलॉग होना चाहिए? आपको क्या लगता है? फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला साहब तो डायलॉग को इंकरेज करना चाहते हैं, या कांग्रेस पार्टी तो डायलॉग को इंकरेज करना चाहती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? आप इसमें बताइएगा कि क्या सही क्या गलत है। फिर लास्ट पॉइंट, इसी पॉइंट में इन्होंने लिखा हुआ है कि सिक्योर द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स लैंग्विशिंग इन जेल्स। अब ये किन प्रिजनर्स की बात कर रहे हैं, इसको देखने के लिए मैं थोड़ा सा आगे भी गया, जो क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि डिटेल हमने जानकारी पेज नंबर 26 पे दी है, तो मैं इनके मैनिफेस्टो के पेज नंबर 26 पर भी गया और खंगाला मैंने कि एग्जैक्टली किन प्रिजनर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में सवाल आया कि भाई किन प्रिजनर्स की आप बात कर रहे हो कि उनको आप छुड़वाओगे जेल से। तो वहाँ पर गया तो इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया प्रिजनर्स के बारे में कि एग्जैक्टली ये किन प्रिजनर्स की बात कर रहे हैं जिनको छुड़वाने की। क्या ये इंजीनियर राशिद जैसे प्रिजनर्स की बात कर रहे हैं, या एग्जैक्टली किन प्रिजनर्स की ये बात कर रहे हैं, उसके बारे में इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। लेकिन ये इन्होंने लिख दिया है कि जो प्रिजनर्स बंद हैं जेल में उनको हम छुड़वाएंगे। तो ये इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो है। इसी के आइडेंटिकल अगर आप देखो तो महबूबा मुफ्ती का भी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जहाँ पर वो आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की बात कर रही हैं। वही सेम बात कि स्टेटहुड रिस्टोर करना है, आर्टिकल 370 को दोबारा लेकर के आना है, कश्मीर पीपल का राइट जो है वो छीना गया है, माइनॉरिटीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको छीना जा रहा है। इस तरीके की सेम बात उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में लिखी हुई है। इंपॉर्टेंटली यहाँ पर इस बार बीजेपी एज एन इंडिपेंडेंट पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो उनका मैनिफेस्टो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो निकाला है उसको नाम दिया उन्होंने संकल्प पत्र 2024 जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस। और इस संकल्प पत्र में पहला पॉइंट जो बीजेपी से एक्सपेक्टेड भी था वही उन्होंने मेंशन किया है। उन्होंने यहां पर बात करी है टेररिज्म को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की और सेपरेटिज्म को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की जम्मू एंड कश्मीर से। अब ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं। टेररिज्म अलग है जो कि बाहर से भी हो रहा है, सेपरेटिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। कुछ ऐसे तत्व हैं, असंवैधानिक तत्व, जो कि सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजीज़ को लोगों पर थोपते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो सेपरेटिज्म और टेररिज्म दोनों के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई होगी अगर उनकी सरकार आती है तो। हालांकि सरकार आना मुश्किल है, कुछ मतलब बहुत सारी सीटों पर जो है बहुत मतलब यहाँ पर जो वोट अगर आप देखोगे तो एक तो वोटर टर्नआउट कम होता है बाकी के स्टेट से कंपेयर करोगे आप, तो वोटर टर्नआउट काफ़ी कम होता है। तो बीजेपी के लिए आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक ठाक सीट्स जो है वो बीजेपी इस इलेक्शन में निकालती हुई नज़र आपको आएगी, बिकॉज नीचे के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर अच्छी खासी बीजेपी ने अपनी पैठ पकड़ बना ली है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। इन टेररिस्ट अटैक को क्यों हम इलेक्शन से जोड़ करके देख रहे हैं ये बात भी समझ में आ चुकी होगी। तो आई होप इस आर्टिकल को समझने के बाद आपको सारी जम्मू कश्मीर की जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लॉन्च किया। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी हैं। जो हमारा यूपीएससी सीएससी का कोर्स है उसमें हमने 50% तक डिस्काउंट करके उस कोर्स फीस को सिर्फ 24,999 कर दिया है। और इस पूरे बैच में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। और इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा, स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी लगाए जाएंगे। प्लस इसके साथ ये अपना कंप्लीट कोर्स है, अपने आप में कंप्लीट पैकेज है जहां पर जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको कवर कराया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 24,999 के प्राइस में। ध्यान रखिएगा ये ऑफर 15 सितंबर को एंड हो जाएगा, तो उससे पहले आप इस ऑफर को अवेल कर लीजिएगा। तो अगर आप अरे यार तो अगर आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।